बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुमाइला है और मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। मेरी तालीम कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर मैं घरदारी में माहिर हूँ। साथ ही साथ मैं और भी बहुत सी चीज़ों के मुतालिक जानती हूँ, जैसे अपनी भाभी की मशकूक हरकत के बारे में। इस बात का अंदाज़ा मुझे है कि कुछ तो ऐसा है जो भाभी सबसे छुपा रही है। मेरी भाभी अंतलीब देखने में बस ठीक ही है, तालीम तो मुझसे भी कम है, क्योंकि उनके अब्बा तो मेरे घर वालों से भी ज़्यादा सख्त थे और उन्होंने भाभी को पढ़ाई की इजाज़त नहीं दी। मगर भाभी सिलाई कढ़ाई और ऐसे दीगर हुनर जानती थी। भाभी सिलाई कढ़ाई का काम शादी से पहले से करती थी। उनके हाथ में बहुत सफाई थी। जो ग्राहक एक बार कपड़े सिलवाने आता, वो दोबारा मजीद ग्राहक लेकर ही आता। भाभी अचानक ही मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आने लगी। कभी कोई नया जोड़ा लाती और मेरे पास आ जाती कि अपना नाप दो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूं। और न जाने कैसे कैसे मेरा नाप लेने लगती। मैं रोकूं भी कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती कहती कि नहीं, तुम जरूर ये सूट लोगी। जैसे ही कपड़े बन जाते, कहती कि इन्हें पहनो, और फिर न जाने कौन से पोज मुझसे बनवाकर तस्वीरें लेती। इस सब के बाद वो कपड़े मुझे घर में कभी नजर ना आते। मैं बहुत परेशान होती कि न जाने भाभी किन कामों में पड़ रही हैं। यूं भी भाभी छुप छुप कर न जाने किससे फोन पर बातें करती रहती थी और मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराती रहती। और फिर अनजान लोगों का घर में इतने सारे पैसे लेकर आना मुझे मजीद परेशान कर रहा था। इस सब के मुतालिक मैं भाई या अम्मी से भी कह नहीं सकती थी कि वो मुझे ही डांटेंगे और कहीं मुझ पर ही सवाल या इल्ज़ाम डालकर भाभी हाथ झाड़कर अलग ना हो जाए। मुझे इस बात का खदशा भी था कि भाभी के पास जो मेरी तस्वीरें हैं मुख्तलिफ स्टाइल में, भाभी कहीं उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल न करें। मुझे अपनी बहुत फिक्र होने लगी और फिर मुझे एक ही हल समझ आया कि क्यों ना मैं खुद ही भाभी पर नज़र रखूं और उनको उनके इरादों समेत भाई यानी उनके शौहर के सामने एक्सपोज करूं। यही सोचकर मैंने भाभी के एक एक कदम को खुद मॉनिटर किया, चाहे घर के अंदर किसी का आना हो या भाभी का बाहर किसी से जाकर मिलना। इस सब में मेरे सामने वो राज खुला कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अगर इस सब का भाई को पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। हुआ क्या था, ये जानने के लिए हम कुछ माह पीछे चले जाते हैं, जब भाभी अभी दुल्हन बनकर हमारे घर नहीं आई थी। अंदलीब भाभी उम्र में मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, मगर कमाली हुनरमंद थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी कमाई से अपना पूरा जहेज तैयार कर रखा था। एक से बढ़कर एक चीज अपने लिए ले रखी थी। उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा उस बुटीक वाली बाजी की तरफ से था। मैं उनका भी तारुफ करवा देती हूँ। हुआ कुछ यूं कि भाभी के हाथ में सफाई होने की वजह से उनका गाहक दोबारा खुद तो जरूर आता, साथ किसी और को भी लेकर आता, और ऐसे भाभी का काम तरक्की करता गया। यूं एक दिन भाभी की एक पुरानी जानने वाली आई जो अपने कपड़े उनसे सिलवाती थी। साथ ही दो और लोग भी आए। उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि उनका एक बड़ा बुटीक है, वहां के लिए उन्हें किसी कारीगर की जरूरत है जो डिजाइनिंग और ऐसी बाकी चीजों में माहिर हो। काम लेना भाभी की भी जरूरत थी, मगर वो ऐसे घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये तो वाज़ेह था कि जो भाई और वालिद पढ़ने के लिए घर से भेजने के ख्वाहा नहीं है, वो कहाँ मर्दों के बीच में काम करने देंगे। तो फिर तय हुआ कि वो लोग काम उन्हें घर पर ही ला कर देंगे। भाभी काम बहुत दिल के साथ करती थी। हर एक सूट पिछले से मुख्तलिफ और ज़्यादा अच्छा होता था। भाभी और उनकी अम्मी बहुत खुश थीं, क्योंकि एक ही जगह का बग़ैर नखरे और हुज्जत के काम इतना आसानी से मिला था कि पैसों के लिए ख्वार भी नहीं होना पड़ता था। और यूं भाभी ने अपनी शादी के लिए तकरीबन हर चीज़ खरीद ली थी। सब बहुत खुश थे, मगर एक दिन भाभी के ऊपर एक राज फाश हुआ जिसने उन्हें बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई थी। हुआ कुछ यूं कि भाभी की एक पुरानी और अमीर ग्राहक जो बाहर मुल्क में मुकीम थी, वो घर आई, क्योंकि उसे कोई सूट बनवाना था। बात यहां तक तो ठीक थी, मगर उसका पहना सूट देखकर भाभी कुछ उलझ सी गई, क्योंकि उस खातून ने एक मशहूर और मकबूल डिज़ाइनर का नाम लेकर बताया कि यहां से मैंने ये सूट 10,000 में खरीदा है। और यही बात सुनकर भाभी मजीद उलझी, मगर उनसे कहा कुछ भी नहीं। जब वो चली गई तो उन्होंने खुद उसी नामी ग्रामी डिज़ाइनर को घर में मौजूद भाई के कंप्यूटर पर सर्च किया, तो क्या देखती हैं कि वहां मौजूद तकरीबन हर सूट ही 10, 15 या 20,000 का है, जो उन्होंने ही सी कर दिए थे। उस पर मौजूद सारी डिज़ाइनिंग उन्होंने खुद की थी, मगर उनके नाम के बगैर डबल ट्रिपल कीमत पर वो सूट बेचा जा रहा था। भाभी ने उस टीम से रब्ता किया जो अमूमन ऑर्डर लेने और देने का काम करते थे,
और अपनी मुलाकात का कहा, उसी बुटीक में जहां उनके बनाए हुए सूट बिक रहे थे। भाभी की बात पर उनकी टीम को समझ तो आ गया था कि कुछ मसला है, इसलिए फौरन ही मुलाकात करवा दी गई, जहां भाभी ने शर्त रखी कि उनका मुआवजा बढ़ाने के साथ साथ कारीगरों में उनका नाम शामिल किया जाए। भाभी के तेवर देखकर उन्होंने हामी तो भर ली, मगर वादा महज सरकारी वादा निकला था। उन्होंने भाभी को कोई क्रेडिट नहीं दिया था, मगर मुआवजे की रकम बढ़ा दी थी। उन्हीं दिनों भाई और भाभी की शादी थी, इसीलिए भाभी ने इस बात को अभी के लिए छोड़ दिया था। वक्त गुजरता गया, भाभी का काम भी पहले की तरह ही चल रहा था। अच्छा, मगर एक बात जो भाभी के दिमाग में बैठ गई थी, वो हर सूरत उसे पूरा होता देखना चाहती थी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी जो डिज़ाइन वो बना रही हैं उसका नाम उनके नाम के साथ जुड़े, उन्हें भी कामयाबी की राह की तरफ गामजन करने में मदद करे। भाभी बार बार टीम को कहती रहीं और उनकी टीम कभी हमारे घर के चक्कर लगाती और कभी भाभी उनकी बुटीक चली जाती। फिर न जाने क्या हुआ, अचानक भाभी मुझ पर मेहरबान होने लगी। जो कपड़े बनाती मुझे कहती कि इसे तुम पहनो पहले। मैं उन्हें रोकती कि ये लिबास किसी और का है, मैं इसे नहीं पहन सकती, मगर वो मुझे ज़बरदस्ती पहनाती और फिर उनकी तस्वीरें भी लेती। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मेरा और भाभी का रिश्ता कभी भी नंद भाभी की जो सख्त किस्म की होती हैं उन जैसा ना था, क्योंकि भाभी मेरी कज़न भी थी। हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे, इसलिए अगर हमारा रिश्ता दोस्ती का ना था तो अदावत का भी ना था। मगर फिर अचानक ये बदलाव मुझे कुछ परेशान कर रहा था। एक रोज़ भाभी मेरी तरफ आई और कहने लगी कि मुझे अपना नाप दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूट बनाती हूँ। मुझे अंदर ही अंदर खुशी तो बहुत हुई, मगर जब वो अजीब से अंदाज में कभी मेरी कमर का और कभी बाकी नाप लेने लगी, इस अंदाज से मुझे बहुत उलझन होने लगी। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। रात तक ही भाभी ने सूट तैयार कर दिया था और मुझे कहने लगी कि इसे पहन कर दिखाओ कि तुम कैसी लगोगी। जब मैंने उनकी बात मानकर पहन लिया तो कहती हैं कि बाल खोल कर दिखाओ। जब मैंने बाल भी खोल दिए तो अपना मेकअप किट लाकर खुद ही मेरा मेकअप भी करने लगी और अब मेरे रोकने के बावजूद मेरी तस्वीरें मुख्तलिफ जावियों से बनाने लगी। घर में अम्मा और भाई न थे, इसलिए वो खुली आज़ादी से जो उनका दिल कर रहा था कर रही थी। इस सब में मैं बहुत गैर आरामदेह थी। साथ ही एक और अजीब वाक़या उन्हीं दिनों में हुआ जब डिफेंस की अमीर ख़वातीन भाभी से कपड़े सिलवाने आई थी। और भी लोग थे वहाँ कमरे में मौजूद, मगर मैंने किसी की तरफ ध्यान न दिया और भाभी को भाई के बुलावे का बताकर कमरे से निकलने लगी। जब मैंने एक खातून को अपनी तरफ अजीब सी नज़रों से घूरते हुए पाया। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर गई, वो औरत अब भाभी को दरवाजे की तरफ, जहाँ से मैं अभी अभी बाहर निकली थी, इशारा करते हुए कुछ कहने लगी। मैं जो खिड़की से अंदर देख रही थी, डर कर पीछे हुई। मुझे डर सा लगने लगा था कि न जाने मेरे बारे में क्या बात हो रही होगी, मगर फिर सर झटकते हुए वहां से चली गई। मैं जो पहले ही इस बात से परेशान थी, अब भाभी की उन हरकत पर मजीद उलझन का शिकार होने लगी। साथ ही मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा था और मुझे कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था। उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि अगले रोज़ जब भाभी बैंक से वापस आई तो उनके पास रोज़ की निस्बत से ज़्यादा पैसे मौजूद थे। अभी तो कुछ रकम वो खर्च करके आई थी और मेरे लिए बैग में तोहफे भी लाई थी। अंदलीब भाभी का ये रवैया मुझे परेशान कर रहा था। और फिर वो फ़ोन कॉल जिस पर बात करते हुए मैंने भाभी को सुना था, उसने मुझे मज़ीद परेशान और डरा दिया था। हाँ हाँ, हो जाएगा काम, फ़ोन कान से लगाए दबी दबी सी आवाज़ में वो बोल रही थी। जब मैं उन्हें खाने का कहने के लिए आई थी तो उन्हें कहते सुना, मगर एक बात का ख्याल रहे, इस मामले का शुमाइला को इल्म नहीं होना चाहिए। अंदलीब भाभी के इन अल्फाज पर मेरे जिस्म का एक अज़ू कान बन गया था, मगर उन्होंने वाकई उस राज की बात को मेरे कानों तक नहीं आने दिया था। कुछ दिनों बाद मामूल ये शुरू हुआ कि भाभी के पास जो डिफेंस की और बुटीक वाले सूट बनने के लिए देते, उनकी सिलाई मुकम्मल होते ही भाभी मुझे देती कि ये पहन कर दिखाओ। मैं मना करती, मगर इसके बावजूद भाभी मेरी एक न सुनती और मुझे खूब तैयार करके, जिस वक्त अम्मी सो रही होती थी, घर के लॉन में खड़ी करके मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर बनाती। मैं जो हमेशा की तरह गैर आरामदेह होती, भाभी फिर भी मेरी बात को न समझती, बल्कि जोर लगाकर तस्वीरें बनाती। और हैरत की बात तो तब हुई जब वो लिबास जो भाभी जोर से मुझे पहनाती थी, अगले ही रोज़ एक गाड़ी आती और वो सूट ले जाती। साथ ही अगर मैं सामने होती तो इशारों इशारों में भाभी को कुछ कहकर चले जाते।
शाम को अंजलि भाभी घर से जाती और वापसी पर मुख्तलिफ चीज़ों से लदी हुई आती। पैसों का एक ढेर उनके पास हर वक्त मौजूद रहता। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अम्मी से बात करने का फैसला किया और जैसे ही मैंने अम्मी से कहा कि मुझे भाभी की हरकत पर कुछ शक है कि कहीं वो किसी गलत काम में तो मुलविस नहीं है। ऐसे अचानक इतने पैसे लाना ये सब क्या था? मगर अम्मी ने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुझे डांट कर भेज दिया था, क्योंकि अम्मा भाभी से बहुत खुश थी। सच तो ये था कि अम्मी और भाई को भाभी ने अपने जाल में फंसाया हुआ था। अपनी बातों से और तहाइफ ला लाकर वो अम्मा को अपनी मुट्ठी में कर चुकी थी। मैंने जब खुद से ही उन पर नज़र रखने का फैसला किया तो एक दिन जब भाभी वॉशरूम में थी और मैं भाभी के कमरे में आई, उसी वक्त भाभी की मोबाइल पर कोई टोन बजी। मैं उनके मोबाइल का लॉक जानती थी, इसलिए फौरन ही भागकर भाभी का मोबाइल चेक किया। सामने एक नंबर से किसी का मैसेज मौसूल हुआ था। जैसे ही मैंने वो खोला, सामने मौजूद मेरी तस्वीर देखते ही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई थी। यूं लगा कि घर की छत मेरे ऊपर आकर लगेगी। मैंने तेज तेज तस्वीर आगे की और उस कन्वर्सेशन में मौजूद सारी तस्वीर देख ली। मेरी आंखें इस सब को पहचानने और मेरा दिमाग मानने को तैयार न था। वो सारी तस्वीर मेरी थी, कभी कौन सा सूट पहने तो कभी कौन सा पोज बनाए हुए, कभी कमरे में खड़ी हुई, कभी लॉन में। गर्ज ये कि वो सारी तस्वीर वहाँ मौजूद थी जो भाभी ने इस गुजरे महीने में मेरे ली थी। उन्हें मजीद एडिट करके भेजी गई थी। मैंने कांपते हाथों के साथ उन वॉइस मैसेजेस को खोला जो साथ मौसूल हुआ था। उसमें एक लड़का उन तस्वीरों की तारीफ कर रहा था और साथ ही अगली बार तस्वीरें लेने के लिए मुख्तलिफ पोज बता रहा था। उसी वक्त भाभी वॉशरूम से बाहर निकली। मुझे अपने मोबाइल पर लगा देखकर मेरी जानिब लपकी। जब मैंने अपने आप पर काबू रखने की कोशिश में हलकान होते हुए मोबाइल की स्क्रीन उनके सामने की, जहां मेरी तस्वीर पर तबसरे करते हुए लड़के की आवाज़ आ रही थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताएं मुझे, क्यों मेरी तस्वीर गैर लोगों को दी आपने? मैंने आवाज़ बुलंद रखते हुए पूछा। आहिस्ता बोलो शुमाइला, अम्मी ने सुन लिया तो एक तमाशा होगा, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा और मुझे कंधों से पकड़कर बेड पर बैठा दिया। मैं जो उनके इस तरह सुकून से होने पर सकते में खड़ी थी, बुद्ध बनी बैठती चली गई। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि भाभी को अपने किए पर पछतावा क्यों नहीं है। हम जैसे घरों में जहाँ तालीम जैसी ज़रूरी चीज़ के लिए घर से निकलने पर पाबंदी थी, वहाँ ऐसे हमारी तस्वीरों का गैर मर्दों के पास होने पर मुझे कत्ल न कर दें। मगर भाभी सुकून से उठी और कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी। फिर खिड़कियों के आगे से हटे पर्दों को दुरुस्त किया और कदम कदम उठाती मेरी जानिब बढ़ी। अब हमारी पोजीशन ये थी कि मैं बेड पर बैठी हाथों से खेल रही थी और मेरे बिल्कुल सामने एक कुर्सी रखते हुए अंजलि भाभी बैठी और मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए धीमी आवाज़ में कहने लगी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, मगर यकीन जानो ये सब मैंने किसी गलत नीयत से नहीं किया। जब तुम मेरी तरफ की बात जान लोगी तो यकीनन तुम्हारा गुस्सा कुछ घटेगा ज़रूर। उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया तो मैंने भी नज़र उठाकर उनके चेहरे को देखा। जब वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, सब कुछ तुम्हारे सामने है मेरी ज़िंदगी के बारे में, हमारे घर के हालात और अब्बा का रवैया, और ये भी कि उन्होंने मेरे लाख मिन्नत समाजत के बावजूद मुझे स्कूल के बाद तालीम नहीं हासिल करने दी। मैं बहुत मेहनती और काबिल लड़की थी, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी और इसीलिए मेरा ख्वाब था कि मैं खूब पढ़ूंगी और एक दिन काबिल असातिज़ा बनूंगी। मगर ये ख्वाब खुद मेरे बाप के हाथों से टूटा था। उन्होंने न सिर्फ मेरी पढ़ाई छुड़वाई बल्कि घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, जिसने बहुत छोटी सी उम्र में मेरे जहन में बहुत बुरा असर छोड़ा था। मेरा दिल हर चीज़ से बुरा हो गया था। हर वक्त मैं इस गम के मारे खामोश और तन्हा बैठी रहती और आंसू बहाती कि मेरे साथ के बच्चे कितना आगे निकल गए हैं और मैं घर में बैठी अपना वक्त और टैलेंट ज़ाया कर रही हूँ। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी। अभी अभी ठीक से कद निकाला था और रंग आज की निस्बत थोड़ा और डल था। ख़ानदान के बाकी जो लोग हमारे घर आते वो अम्मा को कहते कि अब तुम्हारी बेटी की शादी की उम्र है, इसे ब्याह दो कोई ठीक सा घराना देखकर। मैं जो अभी बहुत छोटी थी और अपने आप में एक गुड़िया ही थी, जब मेरा दिल एक बार दोबारा टूटा, मैंने मोहल्ले की औरतों को खुद पर और अपने रंग पर और अपनी शक्ल पर तबसरे करते हुए सुना था। मुझे ऐसे लगा कि वो मेरी ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो मैंने नहीं बनाई है
और ना ही ऐसा कोई अख्तियार किसी इंसान के पास होता है। उस पर तबसरा कैसे कर सकते हैं? और ये वो दूसरी बार थी जब मेरा ख्वाब, एक हीरो का ख्वाब जो मैंने दिल के किसी कोने में बसा कर रखा था, वो भी किरची किरची हो गया था। मेरा एक और ख्याल भी मेरा तमस्खुर उड़ाते हुए उड़ गया था। वो वक्त भी बहुत तकलीफ दे था, बिल्कुल स्कूल छोड़ने के गम की तरह। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना कोई हुनर सीखा जाए। घर का काम, कुकिंग, सफाई, इस सब में तो मैं बहुत माहिर थी, मगर अब मुझे कोई ऐसा हुनर सीखना था कि मैं उससे कमा सकूं और अपना हीरो खुद बनूं। इसके लिए मेरे जहन में यह आया कि मैं कोई पार्लर का कोर्स कर लेती हूँ और घर में एक छोटा सा पार्लर खोल लूँगी। कमाई भी हो जाएगी और घर में रह भी लूँगी, तो कोई मसला भी नहीं होगा। मगर यह भी मेरा वहम साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही अब्बा ने मेरी बात सुनी, वो तो आपस से ही बाहर हो गए। मुझ पर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे। घर में एक तमाशा हुआ था उस दिन, और यूं मेरा तीसरा ख्वाब टूटने के लिए बिल्कुल दहाने पर मौजूद था। मगर जब एक ही तकलीफ बार बार हो तो इंसान इम्यून हो जाता है। वो अब रोने और गम मनाने के साथ हल तलाश करने के लिए भी काम करता है। और यूं मैंने एक फैसला किया और उसका जिक्र अम्मा से किया ताकि वो अब्बा से बात करें। वैसे भी अब्बा के गुस्सा करने की आदत और झगड़ा करने की आदत से हम सभी वाकिफ थे, इसलिए पहले से ही तैयार थे। मगर खिलाफ तवक्को अब्बा मान गए और यूं मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लिया और खूब मेहनत करके बहुत ही कम वक्त में मैंने काम सीख लिया। मेरी मेहनत और लगन देखकर सेंटर वाली बाजी ने मुझे ग्राहक भी फराहम किए और यूं लोगों के मुझसे काम करवाने से मेरे अंदर अपना हीरो खुद बनने का ख्वाब फिर से सर उठाने लगा। खास ख्याल करके ही मैंने अपना ग्राहक बढ़ाए और मैं काम बहुत दिल लगा कर करती थी। साइज हो या डिज़ाइन, हर चीज़ का ख्याल रखती। इसी तरह एक दिन मुझे यूं लगा जैसे मेरी दुआएं कबूल कर ली गई हैं, जैसे अब मेरा ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। जब मुझे बुटीक के लिए काम करने की ऑफ़र आई, मुआवजा भी मेरे क्लाइंट से डबल था, मैंने फ़ौरन ही हामी भर ली और ऐसे हमारे दिन फिरने लगे थे। मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए दिल नहीं मारना पड़ता था। तभी मेरी शादी जो 1 साल कबल तुम्हारे भाई से तय पाई थी, उसके लिए भी तारीख लेने आ गए थे और यूं मेरी ज़िंदगी के नए बाब की शुरू होने की तैयारी शुरू हो गई। मैंने सब कुछ अपनी पसंद का खुद अपने पैसों से ख़रीदा और इसी बीच मुझे मालूम हुआ कि जिस बुटीक पर मैं कपड़े देती हूँ वो किसी बड़े डिज़ाइनर का है, जो मेरे बनाए हुए कपड़े अपने नाम से दुगनी तिगनी कीमत पर बेच रहा है। मैंने जब कहा कि मुझे क्रेडिट दो तो उन्होंने टाल दिया। मैं भी कुछ वक्त के लिए खामोश हो गई, मगर जब भी मुझे टीम मिलती मैं अपनी बात ज़रूर दोहराती थी। एक रोज़ जब टीम के लोग हमारे घर आए थे, उन्होंने तुम्हें देख लिया और अब वो बज़िद थे कि मैं तुम्हें उनके लिए मार्केटिंग मॉडलिंग के लिए रजामंद करूं। मगर मैंने उन्हें इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपने घरों के माहौल को खूब समझ सकती हूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें उनके कपड़ों की मॉडलिंग के लिए राज़ी कर लूँ तो वो मुझे मेरी सिलाई किए हुए कपड़ों का क्रेडिट भी देंगे। ये वो ख्वाब था शुमाइला, जो मेरी सारी ज़िंदगी में वाहिद मुकम्मल होने वाला था। मैं एक हीरो हूँ अपने लिए। मैं चाहती थी मेरा टैलेंट पहचाना जाए और अपनी इस गर्ज के पीछे मैं इस बात के लिए राज़ी हो गई कि मैं तुम्हारी तस्वीर खुद लेकर भेजूंगी, जिसका मुआवजा मेरे 1 महीने की कमाई से ज़्यादा था। उस 1 माह में मैंने तुम्हारे कोई 10 शूट किए थे, मुख्तलिफ लिबास में। उन्होंने सारे सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। लोग मुझसे तुम्हारे लिए राब्ता कर रहे हैं, मॉडलिंग की ऑफर्स आ रही हैं तुम्हारे लिए। मगर मैं जानती हूँ कि अगर किसी को मालूम हो जाए हमारे ख़ानदान में तो क्या हशर होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। भाभी की बातें सुनते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ कि हम कैसे किसी की ज़िंदगी, उसके ख्वाब अपनी बातों से तोड़ देते हैं। कैसे कैसे उन्हें उन्हीं की नज़रों में सवालिया निशान बना देते हैं। मैंने भाभी को माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब सब कुछ हमारे हाथों से निकल गया है। मगर एक बात कि हमने ये जान लिया कि हम सब जो करते हैं, अच्छा या बुरा, सब अपने लिए करते हैं। अच्छाई का बदला भी हमें ही मिलेगा और बुराई की सज़ा भी। अब यही सब दूसरे भी करते हैं और सज़ा और जज़ा दूसरों के लिए भी ऐसे ही है। कोई भी जो कर रहा है उसे उसके हाल पर छोड़ दें, दूसरों को अपने मुताबिक जज करना छोड़ दें, अपने अमाल और ज़बान गंदी करना छोड़ दें। क्या पता हम किसी को अपने मुताबिक गलत जज करते हैं तो उसकी सज़ा हो,
क्योंकि जब वो बुराई उसमें नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो इल्ज़ाम होगा और गुनाह होगा, और गुनाह की सज़ा होती है। हमें पहले से मौजूद अपने गुनाह ऐसे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, बल्कि खुद पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं उसकी जज़ा और सज़ा हमें मिलेगी, दूसरों की नहीं। तो हम क्यों दूसरों को गुनाह अपने सर पर लें? उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। अच्छाई का रास्ता ज़रूर बताएं, मगर इस तरह कि किसी दूसरे का दिल ना दुखे, उसको बुरा ना लगे किसी दूसरे के सामने, और लोगों के सामने दूसरों को डिग्रेड ना करें, क्योंकि उसके असर से दूसरे की पर्सनैलिटी भी ख़राब हो सकती है। और मेरी नज़र में ये भी एक गलत बात है कि हमारी वजह से किसी दूसरे का फ्यूचर और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। हमें अच्छाई करनी चाहिए दूसरों से, ताकि लोग हमें अच्छी चीज़ों से जानें। ये नहीं कि हमारी गलत बातों की वजह से हमें देखकर दूर चले जाएं। गलत फहमियाँ कैसे शुरू होती हैं? जब हम बातों को अपने मुताबिक मतलब निकालते हैं और बात को गलत तरफ लेकर जाते हैं। हर इंसान को कभी खुशी और कभी गम देखना पड़ता है, जिसके मुताबिक उसका मूड और सोच भी हो जाती है। कहीं किसी के साथ माजी में बुरा हुआ होता है तो उसका गुबार आप पर निकल जाता है, और आपके दिल में उस इंसान का इमेज बिगड़ा हुआ, बदतमीज या बुरा बन जाता है। हकीकत में वो जैसा भी हो, इस तरह कोई इंसान दूसरे को भले ना को चने चबवाता हो, मगर आपके सामने अच्छा हो, फिर सारी दुनिया उसे बुरा कहे, आप उसे सही ही समझेंगे। देखिए, कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो सकता है, कभी कभी पहला इंप्रेशन भी गलत हो सकता है, और कभी कभी सोहबत का असर भी नहीं होता। किताब को उसके कवर से जज करना छोड़ दें। आपको नहीं मालूम होता कि दूसरे की जिंदगी में और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आंखें और चेहरा पढ़ना सीखें, वो झूठ नहीं बोलती। अगर आप सही वक्त पर सही मतलब समझना शुरू कर देना, तो दूसरों के एक्सप्रेशन और बातों से आपकी बहुत सी मुश्किलात हल हो सकती हैं। साथ ही साथ एक बात और है कि हम बना बनाया निवाला खाने के आदी हुए होते हैं। हम खुद से काम को डिले करते रहते हैं, लेकिन सोचें कि हम किसी की जगह काम करते हैं, कोई हमारी जगह काम करे? नहीं ना। घर में देख लें, अगर हमने आपस में काम बांटा हुआ है घर के बाकी लोगों के साथ, तो हम किसी और का काम करते हैं? हमारी तो कोशिश होती है कि कोई और ही हमारे हिस्से का काम भी कर दे। हम हमेशा सुस्त रवि से काम करके आखिरी डेडलाइन का इंतज़ार करते हैं। ये सब बातें तो तब की है ना, जब काम करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। मगर यहाँ मैं किस चीज़ के लिए कोशिश करने का बोल रही हूँ? यहाँ मैं उन नई ड्रीम लाइफ के लिए स्ट्रगल की बात कर रही हूँ, जिसके ख्वाब मैं और आप देखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी उस तरह की इमेजिन करते हैं, और हमें खुद भी पता होता है कि उसके लिए हमें ही शुरुआत करनी है, कोशिश भी हमें ही करनी है। अगर हम अपनी ड्रीम लाइफ की तरह की ज़िंदगी अपने लिए चाहते हैं, तो इसलिए खुद से भी सवाल करें कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में अभी नहीं है और हम वो अपने आगे वाली ज़िंदगी में चाहते हैं। उन चीज़ों को जहन में रखकर अब सोचें कि उन चीज़ों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत ही जवाब होगा। अब असल बात कि उस मेहनत को जिसके करने के बाद हमें वो सब हासिल होगा जिसकी हमें ख्वाहिश है, और वो मेहनत करने का हम पता नहीं कब से इरादा कर रहे हैं। हमें वो आज और अभी से शुरू करनी है। अगर हम वाकई ही बेहतरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, आज ही इस बात पर काम शुरू करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।